हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये यहाँ से आगे रह गई थी, इसको आगे कंप्लीट कर लें। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस क्या था? ब्रिटेन की अजीब सी दास्तां थी, उसका केस काफ़ी क्रिटिकल था। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि कहने का मतलब कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन का जो राष्ट्र राज्य है ना उसका निर्माण अचानक ही हो गया। उथल पुथल सी एक मतलब रेवोल्यूशन चल रही थी उनके बीच में, कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं हो रही थी वहाँ पर पे। तो इसके बाद में आगे क्या करता है, वाल नोट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अप हैवल मतलब और रेवोल्यूशन, यानी उसकी तरह की जो उथल पुथल सी थी ना उनके अंदर जो रेवोल्यूशन उसके हिसाब से चल रहा था। आगे क्या, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रोन अप टू आउट प्रोसेस, यानी ये जो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, उसका नतीजा भी मतलब इसी तरीके से निकलने वाला था, क्योंकि उसका रिजल्ट भी ऐसे रहना था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियोरियर, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रियोरियर टू द 18th सेंचुरी, यानी जो ये ब्रिटिश जो 18वीं सदी में जो ब्रिटानी राष्ट्र था ना, था ही नहीं, मतलब ये था ही नहीं, इसका कोई वो नहीं था। इसके बाद में क्या है, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेट ऑफ ब्रिटिश है, यानी कि क्या था, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या फिर आयरिश की प्रमुख अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनानी थी, नृत्य जातीय थी, मतलब उसकी बनाना एक नृत्य जातीय बोला गया है उसको। ठीक है जी। इसके बाद ऑल ऑफ दीज एथेंस ग्रुप हैड देयर ओवन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी जब इस तरह की जो मतलब वो थी ना, कास्ट थी, उनको क्या कर दिया गया, एक ग्रुप में कर लिया गया, और उनके कल्चरल और जो उनके पॉलिटिकल, यानी कि उनके कल्चरल एंड पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, वो उनको क्या कर लिया गया, एक ग्रुप में बना दिया गया, एक समूह के अंदर बना लिया गया। इसके बाद में क्या है, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो कम है। इसके बाद क्या है, बट एज द इंग्लिश नेशन ट्रेडिशन, ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या दिक्कत है पता नहीं। ठीक है जी, इससे तो क्लास अच्छी होती है ना बेटा। इसके बाद में क्या कहते हैं, बट द इंग्लिश नेशनल स्ट्रेटजी ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंडेड प्लेस। इसके बारे में क्या कहा गया है कि लेकिन जैसे जैसे जो देश थे जिनको बोला गया है, मतलब जो इंग्लिश नेशन के जो देश थे उनको क्या कर लिया गया, अंगल राष्ट्र की मतलब धन दौलत, अहमियत और वहाँ की जो इम्पोर्टेंस, सत्ता थी, वो वृद्धि हो गई, और वह एक द्वीप समूह के अंदर, द्वीप समूह मतलब एक तरीके से आइसलैंड का एक ग्रुप हो गया, ये रहा आइसलैंड, नेशन ऑफ आइसलैंड हो गया, और उसका क्या हो गया, उनको प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। इसके बाद में क्या कहता है कि द इंग्लिश इमेंट विच हैड साइज्ड पावर फ्रॉम द मोरांची 1688, यानी कि 16 एक बहुत लंबे टाइम के बाद, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में क्या हुआ, और इतने स्ट्रगल के बाद अंगल संसद ने क्या कर दिया, 1688 में पॉलिटिकल ताकत छीन ली उनसे, उनको छीन लिया पॉलिटिकल ताकत, उनसे जो प्रोटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था वो उनसे छीन लिया गया। इसके बाद में क्या कहता है, उनसे सारी की सारी ताकत क्या कर ली गई, छीन ली गई। इसके बाद इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, एक अलग से नेशन का क्या हुआ, स्टेट बन गया, और जिसका सेंटर पॉइंट कौन था, इंग्लैंड था। ठीक है जी। इसके बाद में एट द एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, यानी इन चीज़ों के बाद में क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, वो एक अलग सा गठन हो गया उनका आपस में, जिसको बोलते हैं कि पैचअप हो गया, उन दोनों के आपस के अंदर इकट्ठे रहने लग गए वो लोग। और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है ना, उसका जो है ना व्यवहार जो है, नेचर है, वो स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया,
इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा और एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। इन चीज़ों के बारे में ये क्या है, ये नॉर्मली बातें होती रहती है, जिसका जो राष्ट्र है उसके बारे में ये चीज़ें तो होती रहेंगी और ये इसी तरीके से चलता भी रहेगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर क्या कहते हैं वो, कि आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही था। ये रहा, रील्ड सफर्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड भी सेम ऐसा ही असर हुआ, उसका भी ऐसा ही काम रहा। उसके बारे में क्या गया, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि ये क्या हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टिंग जो दो गुट थे ना, जिनको जो अलग तरह के दो ग्रुप थे उनके अंदर वो डिवाइड हो गए। इसके बाद में क्या है, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड स्टैब्लिश्ड, यानी कि क्या हुआ, अंग्रेजों ने आयरलैंड में क्या कर दिया, प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को क्या कर लिया, बहुत से लोगों को कैथोलिक देश पर अपना हक बढ़ाने की सहायता की, और उससे क्या ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से मतलब उनको हटा दिया गया, कुचल दिया गया। फिर बात आती है हमारे पास यहाँ से, डेट के बगैर कुछ नहीं है बेटा, डेट जरूर याद रखना भाई, हिस्ट्री तो डिपेंड ही डेट पे होती है। यूनाइटेड स्टेटमेंट क्या है, 1798, साथ साथ लिख लिया करो ये डेट वगैरह। आयरलैंड वाज फोर्सibly इकोटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम 1801। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोगेशन ऑफ ए डोमिनेट इंग्लिश कल्चर, यानी कि जो हमारी संस्कृति थी, इंग्लिश कल्चर का मतलब होता है इंग्लिश संस्कृति थी उनकी, उसके बारे में, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वोल्फ टोन और यूनाइटेड आइसोन की अगुवाई में हुए, यानी जो जिसमें वो फेल हो गए थे, एक असफल विद्रोह ब्रिटिश नेशन को लेकर के एक असफल विद्रोह हुआ, और वो क्या हो गया 1801 के अंदर में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया, और एक ब्रितानी राष्ट्र का, यानी कि यहाँ पे दे रखा है ना, नेशन का निर्माण हुआ और बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया, एक नए ब्रितानी राष्ट्र। इसके बाद में क्या है कि नए ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो उनके सिंबल थे ब्रिटेन की, क्या थे, ब्रिटेन फ्लैग, ब्रिटेन नेशनल एंथम, और जो भी उनके सिंबल, लैंग्वेज जो भी था ना, उसके बारे में क्या कर दिया गया, खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में रह गए। ये लोग इस तरीके से रहने लगे, इनका काफ़ी हद तक उनकी क्या है, बेनिफिट हुआ उन लोगों को। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा, आई होप यू आर वेरी वेल एट योर प्लेस। टुडे वी आर गोइंग टू आवर न्यू टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, पेज नंबर 19 आपकी बुक का, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, या वो दोनों देश कैसे बने। नेक्स्ट है, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, ये कह रहा है कि जर्मनी कह रहा है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्या सेना जो है वो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इन एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन, यानी 1848 के अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में क्या होने लग गया, क्रांति होने लगी, यानी रेवोल्यूशन होने लग गया। नेशनलिस्ट सेनेटाइम्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिंग फॉर promoting state power and achieving political domination over यूरोप, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की सत्ता जो है पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी, और पूरे यूरोप के अंदर क्या हो गया, एक तरीके से नेशनलिज्म फैलना शुरू हो गया। नेशनल मतलब राजनीति, अंतर्राष्ट्रवादी भावनाओं का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लग गया। नेक्स्ट आगे क्या है कि 1 to 1 अगर हम इस तरीके से रीड करते जाएंगे तो हमारे को टाइम ज़्यादा लगेगा, साथ साथ मैं हिंदी बोलती जाती हूँ सीधा सीधा। अब यहाँ से करते हैं, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया में देखा गया कि जैसे जर्मनी और इटली जो है एक साथ इकट्ठे हो गए और राष्ट्र राज्य बनने लगे। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या है, राष्ट्र राज्य बनने लगे। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट
फीलिंग वर्ड विप्रेस्ड मिडिल क्लास जर्मन्स वगैरह। तो इसमें क्या है कि जर्मनी और इटली एकत्रित होकर राष्ट्र राज्य बनने लगे। और जैसा मतलब पहले से पता है कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं होती है वो क्या होती है, मिडिल क्लास की होती है। जर्मन लोगों में काफ़ी मतलब मात्रा में थी ये चीज़ें, जो है काफ़ी मात्रा में थी जर्मन के लोगों में, मिडिल क्लास से रिलेटेड। फिर क्या कह रहा है, हु इन 1848 ट्राइड टू यूनिट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन एंड। तो इसमें क्या है, 1948 में क्या है कि जर्मन जो है महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित मतलब संसद और एक शासित राष्ट्र बनाना चाहता था। उसका प्रयास कर रहा था कि एक शासित राष्ट्र जो है वो हमारे पास बन जाए। मगर क्या होता है, दिस लिबरलिज्म इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रेस्ट। इसका आगे क्या कहा गया है, आगे आप अपने आप पढ़ लिया करो भाई इसका, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि निर्वाचित जो राष्ट्र थे वो प्रयास कर रहे थे, मगर राष्ट्र का निर्माण यह उदारवादी पहल थी किसी भी राजा के लिए, और फौज की ताकत में मिलकर दबा दी गई। और इनकी प्रजा के बड़े जो है भूस्वामी यानी कि जंकर्स लोग जो थे, ये कॉल्ड जंकर्स, जो लैंड ओनर्स होते हैं, जिनके पास भूमि होती है, जिनकी अपनी जमीन जायदाद होती है, उनके भी समर्थन किया जाने लगा। और इसके बाद में क्या हुआ, ये देखो वो प्रुशिया के बारे में क्या है ना, फ्रॉम देन इसके बाद, इसके पश्चात क्या हुआ कि राष्ट्र का जो एकीकरण है, एकीकरण का मतलब क्या है, उनकी जो लीडरशिप है और उनका मूवमेंट है, यूनिफिकेशन है, तो वो क्या कर दिया गया, का समर्थन किया गया। और उसके बाद में क्या है, एकीकरण के जो रेवोल्यूशन में का नेतृत्व संभाल लिया गया, और इसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को बना दिया गया। ये देखो यहाँ पर दे रखा है ना, ऑटो मार्क बिस्मार्क, इसको बना दिया गया। और इसका मतलब इसे जैसे उसका जनक माना गया, जिससे प्रजा की सेना और नौकरशाही की मदद हो सके। यानी लोग जो प्रुशिया की जो आर्मी है, वो सेना है उसका, और जो वो यहाँ की क्या है, जो मतलब काम करने वाले नौकरशाही लोग हैं, उनकी मदद हो सके, इसके बारे में बोला गया था। इसके बाद में क्या है, देर वाज ओवर 7 ईयर विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस। यानी 7 साल के बाद इसका क्या हुआ था कि 7 वर्ष के दौरान, यानी जो 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये 3 क्या थे, युद्ध में प्रशा की को जीत हुई। यानी इन दोनों की युद्ध के अंदर क्या हुई, जीत हुई। जहाँ पर भी वार हुआ, इन्होंने हमेशा अपने आप को विक्ट्री साबित किया। इसके बाद में क्या हुआ कि एकीकरण की प्रक्रिया हो गई, यानी प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, एकीकरण हो गई। एंड आगे क्या है, जनवरी 1871 द पर्शियन किंग, जो प्रशिया का जो किंग था, जिसका नाम क्या है, विलियम लिखो यहाँ पे, लिखा हुआ ना, पर्शियन किंग विलियम, आई वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साय, जिसका नाम था वर्साय। यानी कि 1871 में क्या, वर्साय में हुए एक समारोह के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक फंक्शन हो रहा था, और उसमें वर्सा के राजा विलियम जो थे, वो पहली जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, फर्स्ट जर्मनी का सम्राट कहा गया था उसको। ऑन द बिट्रल, आगे क्या कह रहा है, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, यानी कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी, और जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री जो थे, वो ओटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रजा में के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई थी। ये सारे के सारे यहाँ पे लिखा गया 18 जनवरी, ये डेट जरूर याद रख लेना भी, हिस्ट्री के अंदर डेट मेन होती है। तो इसके बारे में क्या कहा गया, 1871 में के अंदर एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई, और वो असेंबली कहाँ थी, जर्मन जो वायसराय थे ना, मंत्री थे, ओटो वॉन बिस्मार्क, उसके हॉल के अंदर, मिरर हॉल प्लेस ऑफ वर्सेलियर टू प्रोक्लेम एम्परर हेडेड इन येरी, यहाँ पर हो गई थी, उसकी बैठक हुई थी। ठीक है जी,
इसके अंदर और क्या हुआ था, द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड, यानी कि जो जर्मनी के जो राष्ट्र थे के निर्माण प्रक्रिया में पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। यानी कि ये नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड, यानी कि जर्मनी का जो निर्माण हो रहा था, जर्मनी जो बनाई जा रही थी उसको क्या दिखाता था, शो ऑफ करता था इसको ज़्यादा। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या, नए राज्य, न्यू स्टेट मतलब नए राज्य में ने जर्मनी की जो ये देखो करेंसी है यानी कि मुद्रा, बैंकिंग, लीगल मतलब कानूनी, एंड जुडिशियल सिस्टम यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है उनके आधुनिकीकरण को पर काफ़ी जोर दिया गया था, ठीक है। और पर्सा द्वारा क्या किया था, ये देखो पर्शियन यानी पर्सा द्वारा क्या किया गया था, नए नए कदम उठाए गए थे और कार्रवाई की गई थी ताकि जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। ये चीज़ हमेशा ही जर्मनी का, रेस्ट ऑफ जर्मनी बना था, यानी जर्मनी के लिए एक मॉडल साबित हुआ था। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है ये, इटली यूनिफाइड, यानी इटली किस तरीके से यूनिफाइड और किस तरीके से उसकी आगे प्रोग्रेस हुई वो बना, तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। यानी जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा है, सारा का सारा जर्मनी के बारे में पढ़ा, अब इटली के बारे में पढ़े तो इटली भी क्या था, जर्मनी की तरह ही मिलता जुलता सा, वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जो इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्परर, यानी कि वहाँ पे क्या था, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हंसबर्ग राज्यों में बिखरा हुआ था। पहले क्या बोला गया है कि वंशानुक्रम राज्यों, जिसमें वंश में यानी पहले उसका दादा बना, फिर उसका बाप बना, फिर वो पोता बन रहा, फिर पोते के आगे जनरेशन, यानी कि वंशानुक्रम राज्यों का बना हुआ, और तथा बहुराष्ट्रीय हंसबर्ग, बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल, हंसबर्ग का मतलब कई तरीकों से, मतलब कई तरह के राष्ट्र थे जो उसके अंदर में बिखरा हुआ था। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है कि ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के मिड के अंदर क्या हुआ, इटली 7 राज्यों में बंट गया, यानी कि 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, ऑफ विच ओनली 1 सर्डिनिया प्यूडोमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सर्डिनिया पिडामोंट है ना, वो एक क्या था, इतावली राजघराने का शासन था, इतावली राजघराने का शासन था, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, इटालियन प्रिंसली, यानी इसको बोलेंगे हम इटालियन प्रिंसली का काम था ये। फिर उसके बाद क्या कर गया है आगे इसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर, द पोप एंड द साउथर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोरबोन किंग्स ऑफ द स्पेन, यानी इसके अंदर क्या बोला गया है, जो उत्तर भाग था ना ऑस्ट्रिया हब्सबर्गों के अधीन था, यानी अधीन क्या था, उनका गुलाम था, और जो बीच के जो इलाकों पर था ना वो पोप का शासन था। अलग अलग बताए गए हैं, पहले जो है राष्ट्रीय हब्सबर्गों के अंदर मतलब जो नॉर्थ का पार्ट था वो इसके था, और जो दूसरा था ना वो जो मिडिल पार्ट था वो पोप के था, और जो दक्षिणी भाग था तो वो क्या था, राजाओं के अधीन था। कौन से राजाओं के, बुबो के राजाओं जिसको बोलता है, ये रहा बुबो किंग ऑफ स्पेन के राजाओं के अधीन था। इसके बाद इवन द इटालियन लैंग्वेज एंड ज़्यादा हो गया, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट ए एक्यूरेट वन कॉमन फॉर्म, स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। ये क्या कहना चाहता है कि इतालवी भाषा यानी इटालियन लैंग्वेज, इतालवी भाषा ने भी क्या क्या साझा रूप हासिल नहीं किया था, और मतलब अब तक भी उन्होंने क्या था, कई क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र वहाँ पर क्या थे, मौजूद थे, यानी कि रीजनल और लोकल वेरिएशन वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट में था, मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 1830, यानी 1830 में क्या हुआ था कि जूसेप
मैथ्सिनी हैड साउट टू पुट टुगेदर ए। इसके बारे में क्या कहा गया कि दशक में यानी 1830 के दशक में क्या हुआ था कि ज्योतिषे मैथ्सिनी ने एक इकट्ठा कर लिया, मतलब सबको, टुगेदर बोला ना, इकट्ठा कर लिया सबको, और इकट्ठा करके इतावली गण जो है ना उसका रिपब्लिक, इतालियन रिपब्लिक यानी कि गणराज्य के लिए एक इकट्ठा विचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। मतलब उसने ट्राई किया कि सबको एक जैसा बनाऊं और एक जैसी बातें हो जाए, सबकी एक जैसी भावनाएं बन जाए। इट हैड आल्सो फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द यंग इटालियन, यानी उसने अपने मतलब उद्देश्यों को क्या करने की कोशिश की है, अपने सीक्रेट्स को उसने क्या करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, और इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना भी की उसने। एक इटली नामक यानी कि ये जिसको बोलते हैं ना यंग इटली फॉरेन, ये रहा यहाँ पे इसको, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, बनाने की कोशिश की, और 1831 से लेकर के 1848 ने क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमुनियल द्वितीय पर आ गई थी। कहने का मतलब क्या है, 31 से लेकर 48 के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे क्या थी कि रेवोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया था, भड़कने लगी थी सारी जगह से। और वो कहाँ थे, सर्देनिया अमेंटर जो था उसके जो शासक थे वो कौन थे, शासक का नाम था विक्टर इमोनियल द्वितीय, टू लिखा हुआ ना इसका मतलब दूसरे नंबर वाला। तो वो क्या हो गया था, इस क्षेत्र में शासक जात करने लग गया। इसके बाद में क्या क्वेश्चन, क्या आगे पूछते हैं, इसके बाद बस एक लाइन रह गई, इन द आईज ऑफ द रूलिंग इलिटीज। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो है ना काम करने या शासक करने का या जीतने का या राजा बनने के वर्ग के नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यानी कि वो क्या करना चाहता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंडर रख करके अपना गुलाम बना करके रखना चाहता था। इसके बाद में क्या है, इटालियन ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंसी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से उन लोगों को क्या करना चाहता था, अपने अंडर रखना चाहता था। और क्या शिक्षित राज्यों की तरह उनको क्या इतावली भाषा में से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। यानी ये बात आपको आगे भी समझने के लिए मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर पे आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। ये चीज़ें राजनीतिक पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक विकास की, एंड पॉलिटिकल डोमिनेट की, मतलब जो उसकी पॉलिटिकल बातें थी, राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गया था। और इसके बारे में आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर कहाँ तक हो गया, चीफ मिनिस्टर वाली की बात कर रहा है। तो इसके बारे में क्या आ गया, इसका चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है, द चीफ मिनिस्टर केवल जितने भी इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और क्या है, इसके अंदर का जो उनका चीफ मिनिस्टर था, मतलब नया तो क्रांतिकारी था और नए जनतंत्र विश्वास रखने वाला था। उनके ऊपर कोई भी नहीं था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके या विश्वास कर सके। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। उसकी ये एक खास बात थी कि वह इन लोगों से भी ज़्यादा अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करता था, बेटर लैंग्वेज को वो बोलता था। इसके बाद में क्या कहता है, फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा उसने यूज की। और उसके बाद थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक एलियंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कोवियर। इसका मतलब क्या हुआ, न तो क्रांतिकारी था, न जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतावली अभिजात वर्ग में तमाम और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था, ये आ गया ना, इंजीनियर्ड बाय काउर, सरेडियन पिडमेंट सक्सीड इन द डिफीटिंग इन द ऑस्ट्रेलिया फोर्स इन 1859।
इसका हाथ था ना वो एक चतुर था। तो इसके बाद में कैसिडिया मूवमेंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। इसके बाद में क्या है कि जो नियमित सैनिकों के अलावा जेसूफ बेरोलोडी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा भी ले लिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों ने क्या कर लिया, हिस्सा भी ले लिया। और 1860 के अंदर क्या हो गया, वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राजा ने आपस में प्रवेश कर लिया और स्पेनिश शासक जो थे उनको हटाने के लिए जो प्लीजेंट यानी कि किसान थे उनका समर्थन पाने में सफल हो गए। उनको अपनी तरफ खींचने के अंदर, वो लोकल प्लीजेंट को अपनी तरफ खींचने में शामिल हो गए। इसके बाद क्या 1861 के अंदर क्या होता है, एमुनुअल द्वितीय को एक एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनजान थे। लेकिन इटली में जिन आम किताबों ने गैरीबोल्डी, ठीक है जी, गैरीबोल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालियन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमेंजोला की पत्नी थी। ठीक है जी, इसके बारे में इतना पढ़ा है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा।